उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। कुछ रास्ते संघर्षों से गुजरते हैं, कुछ कहानियाँ आंसुओं से निखरती हैं, पर जब कोई स्त्री अपने साहस से समाज की दिशा मोड़ देती है तो वह इतिहास नहीं, प्रेरणा बन जाती है। प्रयागराज की पवित्र धरती से निकली वो बेटी जिसने अपने पिता की विरासत को कर्म में बदला। कभी शिक्षिका बनी, कभी महापौर, कभी मंत्री, कभी सांसद। हर भूमिका में उन्होंने स्त्री शक्ति का परिचय दिया। आज अपना आसमान में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन को साबित किया कि नारी सिर्फ घर की नहीं, देश की दिशा बदलने की ताकत रखती है। आइए स्वागत करते हैं मिलकर डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर अपना आसमा कार्यक्रम में। मैम, शुरुआत करूंगी आपके जीवन के इनिशियल सफ़र से, क्योंकि हम कहते हैं कि आसमान तक की जो उड़ान है वो हम धरती से शुरू करते हैं। जन्म से प्रारंभ करूंगी। जब घर पे माता पिता राजनीति से पहले फ्रीडम फाइटर्स रहे हों, समाज सेवा की एक भावना हो, देशभक्ति का जज्बा शुरू से हो, और राजनीति में सक्रियता ऐसी कि जन जन की जुबान पर उनका नाम हो, ऐसे में जब एक परिवार में आपकी परवरिश होती है, इकलौती बेटी की परवरिश होती है 2 भाइयों के साथ, वो कैसी शुरुआत होती है, कितना वो इम्पैक्ट रहता है और कैसे जीवन बदलता है? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली इस माने में हूँ कि मेरा जन्म 1949 में हुआ। तब से मैंने 4 पीढ़ियों को बढ़ते संघर्ष करते देखा है। और मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाओं का जो जीवन है वो 1950 से लेकर 2025 के बीच किस प्रकार बढ़ा, किस प्रकार परिवर्तित हुआ, उसकी मैं एक चश्मदीद गवाह आप कह सकती हैं। आपने ठीक कहा, मैं जिस घर में पैदा हुई उस घर में बहुत ही लिबरल, बहुत ही खुला हुआ दिमाग का परिवार था। मेरे नाना इतिहास के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। मेरी माँ पोस्ट ग्रेजुएट थी 1942 की। मेरे फादर भी उसी यूनिवर्सिटी में थे, प्रेसिडेंट थे यूनियन के, और वो जेल गए 4 साल के लिए। माँ का आंदोलन चलता रहा, शी वाज अ एक्टिविस्ट। और फिर दोनों, जब देश आज़ाद हुआ तो दोनों कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने श्रमिक आंदोलन में अपना काम शुरू किया। तो उनका जो व्यू पॉइंट था, फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स टू लेबर लीडरशिप, इन लोगों ने लेबर फील्ड में काम किया। और मेरा जन्म तो स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन जब से मैंने आँख खोली और थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, मुझे कभी ऐसे नहीं लगता था कि लिंग भेद कोई चीज़ होती है, क्योंकि घर में लिंग भेद था ही नहीं। मेरे पिता माता जो थे वो तो दोस्त थे, वो रिलेशनशिप नहीं था कि वो सिर्फ खाना बना के उनको खिला रही हैं और फिर किचन में चली जा रही हैं। दोनों एक साथ हर इशू को डिस्कस करना, आगे बढ़ना, एक दूसरे के दोस्त के तरह रहना। तो मैंने देखा था कि हस्बैंड वाइफ की एक फ्रेंडशिप कैसी होती है, कैसे एक दूसरे के प्रोफेशन में, कैसे एक दूसरे के जीवन में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक कि मेरी मदर बहुत अच्छी स्कॉलर थी, अच्छी स्टूडेंट थी। उनको जब मेरे फादर पॉलिटिक्स में रहना चाहते थे प्रयागराज में, और मेरी मदर को जॉब ऑफर हो गई थी एज ए लेक्चरर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में, क्योंकि हिस्ट्री की वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो उन्होंने मेरे फादर से पूछा क्या करें, तो उनका मुंह लटक गया। बोले मैं तो इलाहाबाद में ही रहना चाहता हूँ, प्रयागराज में, अब तुम बोलो, कहो तो चलूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं, आप अपने एम्बिशन को पूरा करिए, आप पहाड़ से उतर कर आए, जेल गए, आपका एक जीवन है, आई विल सपोर्ट यू इन योर प्रोफेशन। और तब मेरी मदर ने सोशल वर्क के साथ साथ गजब की सोशल वर्क करती, गजब की सोशल वर्क करती, गरीबों के बीच में, अनुसूचित जाति के बीच में, महिलाओं के बीच में बहुत काम करती थी। तो उन्होंने अपने आप को सोशल वर्क में डाइवर्ट किया। मेरे फादर ने पॉलिटिक्स को अपनाया, एंड दैट अ लवली रिलेशनशिप। तो जब हम ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ मेरे नाना इतने लिबरल थे कि मेरी माँ ने अपनी मर्जी से शादी की, अलाउड इट। मेरी एक मौसी ने अपनी मर्जी से शादी की, जज हुए उनके हस्बैंड बाद में, ही अलाउड इट। तो मेरे नाना हैड एन ओपन माइंड। लड़कियों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान था। सब लड़कियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन 40s एंड 50s, आप सोच सकते हो।
मेरी मदर को उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल में, कब, हॉस्टल में 1934 में एक ब्रिटिश हॉस्टल में उन्होंने उनको मसूरी में डाला था। तो देयर वाज नथिंग लाइक सेक्स। हमारे यहाँ तो कोई मतलब लड़का लड़की का कोई भेद ही नहीं था। एबिलिटी है तो आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो मैं उस माहौल में पैदा हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होता है लड़का होना, क्या होता है लड़की होना। आई ऑलवेज गॉट मोर अफेक्शन फ्रॉम माई पेरेंट्स देन माई ब्रदर्स वुड। तो मुझे एक बहुत सुंदर माहौल मिला और उस माहौल ने मुझे ग्रो करने का मौका दिया। बिल्कुल। और मुझे अच्छा, बचपन से ही हम लोग कहानियाँ सुनते थे, बड़े बड़े नेताओं की कहानियाँ, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियाँ। मेरी मदर मुझे विमेन लीडर्स की सुनाती थी, कर्णवती, दुर्गावती, झांसी की रानी, ये सब सुनाती थी, बेगम हजरत महल, कैसे इन लोगों ने संघर्ष किया। तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से कि देखो जीवन में जगह बनानी है अपनी। तुम सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाओ कि किसी की बेटी हो या पत्नी हो या बहन हो, तुम्हारी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। तो हमारी फैमिली में गर्ल्स की इंडिविजुअल एबिलिटीज को बहुत बढ़ाया और ये हमेशा चला, या एंड तक चला। मेरी माँ का डेथ 2001 में हुई है, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी बहुओं को भी एजुकेशन के क्षेत्र में प्रमोट करते हुए इंस्पायर करती रही। तो शी वॉज बेसिकली एडवांसमेंट ऑफ वुमेन में उनका सबसे बड़ा दिलचस्पी थी। तो हम तो किस्मत वाले थे यार, ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ माँ ने मुझको पूरा संबल दिया, पिता ने पूरा मुझे इजाज़त दी आगे बढ़ने की। लेकिन एक बात समझा दी थी कि मॉडर्निटी शुड बी इन माइंड एंड नॉट इन योर फिजिकल एडवांस। ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा पहनो, आप मॉडर्न रहो। यू शुड हैव अ रोबस्ट माइंड सेट एंड यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू दी। नजरिया बड़ा होना चाहिए लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों को साथ रखते हुए। और अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने इन बातों का बहुत ध्यान रखते थे। वो ये हमेशा कहते थे जो दूसरे को बुरा लगे वो नहीं करना है। मैम अच्छा, एक किस्सा ये भी है, आपकी माताजी सांसद भी रही, उन्होंने आपको आगे प्रमोट बहुत किया कि तुम ये करो, ये रास्ता दिखाया। लेकिन आपकी जो शुरुआत है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। आपकी शुरुआत हमेशा से इतिहास की ओर आपकी रुचि थी, आपकी पढ़ाई की तरफ आपका इंटरेस्ट था। आपकी माताजी ने आपको शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। उनका ये मानना था कि आप आगे बढ़ें लेकिन शिक्षित ज़रूर हों और महिलाओं के लिए काम करें। एक ऐसा किस्सा है कि वो ये कहती थी कि अब इसके बाद क्या करोगी, तो आपने कहा कि मैं इसके बाद रीडर बनूंगी, प्रोफेसर बनूंगी, उसके बाद वाइस चांसलर बनूंगी। आपने ये भी बता दिया अपनी माताजी को, लेकिन उन्होंने फिर ये भी पूछा कि फिर समाज के लिए क्या करोगी, क्या खुद के लिए करोगी? ऐसा एक किस्सा भी है, आपके बारे में जानना चाहती हूं। हाँ, जब मेरी नौकरी लग गई, जब मैं एड हॉक बनी, आई केम फर्स्ट, हमारा डिपार्टमेंट में सेकेंड पोजिशन होल्डर थी मैं। तो वहाँ पर वैकेंसी थी, तो जो फर्स्ट थे और जो हम सेकेंड थे, हम दोनों को ऑफर हुआ, हम लोग एड हॉक लग गए और जॉब में आ गए। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि भाई अब क्या? तो मैंने कहा पढ़ाएंगे, अब रिसर्च करेंगे, रीडर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वीसी बनेंगे। अच्छा। कहने अच्छा बहुत कुछ बन जाओगी एंड सोसाइटी को क्या दोगी? समाज ने तुमको इतना दिया कि तुम आज एक एम्पावर्ड वुमन हो, तो तुम क्या करोगे? वे करोड़ों औरतें जो पीछे पड़ी हैं उनको हाथ पकड़ के आगे कौन लाएगा? तो मैंने कहा क्या करूं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं? बोले नो 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 पॉलिटिक्स। तब उन्होंने गांधी जी के लिए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई भी ऐसी राजनीति जो समाज के भले की नहीं सोच सकती, वो राजनीति बेकार है, तो तुम समाज सेवा करो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम विमेन में काम करो। तब मैं कई सारी महिला संस्थाओं की, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की और NCWI की, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया की, बहुत सारी लोकल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मैं मेंबर बनी। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में, मैं टीचर थी, हम 15-20 एक्टिविस्ट विमेन ने मिलकर हम लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया और उसमें हम लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ विमेन पे अत्याचार होगा या विमेन इश्यूज आएंगे तो हम लोग एक साथ उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। तो वट एवर टाइम वी कुड फाइंड, वी कुड वर्क, पर ओनली लिमिटेड टू इलाहाबाद डिवीजन। प्रयागराज का जो डिवीजन में 4 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर। यहाँ पर अगर कोई भी महिला इशू होता था हम उस पर कूद पड़ते थे। कितने केसेस किए कोर्ट्स में हम लोगों ने, ह्यूमन चेन्स बनाई, अश्लील साहित्य के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स होते थे वहाँ पर हम लोग तत्काल पहुँचते थे और इंश्योर करते थे कि जो
परपिट्रेटर है वो पकड़ा जाए, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। उसका एक किस्सा आपको बताएं। बेचारी एक फार्म हाउस था, उसमें एक दलित लड़की थी और उसका हस्बैंड चौकीदार थे। दलित लड़की 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब वहाँ पर कुछ बदमाश लूटने गए कि यहाँ सामान मिलेगा, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उस औरत को रेप किया, मैस रेप किया, और उसका बच्चा भी गिर गया। और वो गरीब था, वो लिखाने गया, अपनी रिपोर्ट लिख ली, कुछ नहीं। और हम पर खबर आई तो हम अपनी महिला मंडली के साथ वहाँ पहुँचे। उसका इंटरव्यू जब देखा हम लोगों ने फिर डीएम के 4 दिन बीत चुके थे, हम डीएम के आवास में घुस गए। उनके कैंप कार्यालय में हम लड़कियों को लेकर गए, टेबल पे सब बैठ गई कि जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग लगे थे उनको बचाने में। और मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, बड़े नेताओं ने फ़ोन किया, अरे क्यों कर रही है, वो कोई वोट बैंक है क्या, वो तो दलित है, वो तो फलां को वोट देती है, आप लोगों को तो वोट देगी नहीं कभी। हमने कहा हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। इस महिला के खिलाफ अन्याय हुआ है, हम तो जस्टिस दिलाएंगे। दिलाया, क्या बात है। बंद करवाया उन लोगों को और सबको जेल हुआ। फिर हम केस भी फॉलो करते थे, इन्वेस्टिगेशन को भी फॉलो करते थे कि डाइल्यूट ना हो। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, इतने केसेस मैं आपको बता नहीं सकता, दर्जनों केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने वी ब्रॉट देम टू जस्टिस। तो हमारे लिए कास्ट का कोई मीनिंग नहीं था, कम्युनिटी का कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंग था तो सिर्फ वुमन, लड़की, और हर महिला को न्याय मिलना चाहिए। और हम अगर आपको सुनाने लगे तो 1 घंटा हम आपको सारे किस्से ही सुना सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हमने अन्याय जो हो रहा है, थर्राते थे हमसे प्रशासन वाले, हम लोगों से थर्राते थे। चेतना नाम था हमारी संस्था का यूनिवर्सिटी में जी, और पॉलिटिकल नहीं था उसमें, हर दल के जो जिसका जो एफिलिएशन रहा हो। आई वॉज नॉट पोलिटिकल, हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, पर एफिलिएशंस तो होते हैं ना, कोई लेफ्टिस्ट व्यू का है, कोई सोशलिस्ट व्यू का है, कोई कांग्रेस व्यू का है, कोई उस समय तो बीजेपी थी उसके, जनसंघ उसके व्यू का है। लेकिन हम लोग एक जगह हो जाते थे, वो था विमेंस इश्यूज पर। क्या बात है। तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन है, फ्रॉम 1974 टू 1994 मैं सिर्फ विमेंस मूवमेंट में थी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं। मेरे पिता ने 2 बार पार्टी बनाई, मैं उसकी भी सदस्य नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि राजनीति से आप लोग दूर रहिए। बिल्कुल, मैं और तुम्हारी माँ काफ़ी हैं। तो यू नो, एंड मेरी मदर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, शी वॉज अ फ्रेंड, शी नेवर केप्ट एनीथिंग अवे फ्रॉम अस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग सेक्स की बात करने में घबराते हैं बच्चों से, कि बच्चों को कैसे बताएं। अब तो खैर बहुत एजुकेशन में आ गया है। जब मैं 11-12 साल की हुई, मैं प्यूबर्टी पे आई, तो मैं मदर ने मुझको एक दिन बिठाया, यू विल नॉट बिलीव इट, उन्होंने आधा घंटा मुझको समझाया कि व्हाट इज इट, कैसे होता है, वो क्या है, फिजिकल क्या होता है, शादी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, और अपनी रिस्पेक्ट को कैसे बचाया जाता है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं मदर ने इतना मुझे, क्योंकि उस दौर में आप मैं 11 साल समझ लो, 12-13 साल की 1960-62 की बात है, जब लोग शायद खुले में बहुत हिचकते थे बात करने थे, कौन बोलेगा। शी एक्सप्लेन टू मी एवरीथिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एवरीथिंग। आई मीन I was then, at that time I was shocked that whole night I couldn't sleep because it wasn't, and then I could ask her questions. So मेरी मदर ने हम दोस्त की तरह पाला, और उसी तरह से फ्रेंडली पे पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी नेता थी वो। शी वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर 12 years एंड इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी सब उनके दौर में थे। लेकिन 6 बजे शाम के बाद शी वुड बी बैक होम, और हमारी एक टेबल थी, डाइनिंग टेबल, वी कुडंट अफोर्ड स्टडी टेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो वो हेड पे बैठ जाती थी अपनी नॉवल लेकर, और हम तीनों भाई बहन ऐसे बैठ जाते हैं, 3 घंटा हम पढ़ते थे। फिर उसमें कोई उनका वो नहीं, तो और हम पिकनिक पे जाएं तो हमारे साथ पिकनिक पे भी चली जाएं। तो क्वेश्चन ये था कि, और मदर उस डिनर में नहीं गई जिसमें हम इन्वाइटेड नहीं होते थे। वो कहती थी नहीं भाई, शाम को कोई भी डिनर पार्टी होगी, पापा जाएं, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहूँगी। तो सी हाउ शी बैलेंस्ड द लाइफ, बैलेंस्ड हर फैमिली लाइफ, एंड ऑल द चिल्ड्रन हैव डन सो वेल। मेरा भाई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, फिर जज बना, फिर एमपी बना, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बना। मुझे देख लीजिए, मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनी, यूनाइटेड नेशन वाज द डार्लिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 35 कंट्रीज आई विजिटेड एज ए यूएन डेलीगेट। बिल्कुल, एंड दे यूज्ड टू, वो मुझे सारे जो उनकी आम सभा होती थी जी, उस पर प्रिजाइड कराते थे जी। और
हर वक्त मुझे डॉक्टर जोशी उसकी बनी। जी। मैं इंडिपेंडेंट, मेरे को सोच सकते हो, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट आदमी कोई लड़े और 40,000 वोट से जीत जाए, वो भी प्रयागराज जैसे शहर में, और फिर 2 बार MLA हो गए, MP हो गए, मिनिस्टर हो गए, और एक पार्टी के नेशनल विमेंस के विंग के प्रेसिडेंट हो गए, एक हम स्टेट प्रेसिडेंट हो गए। ये क्यों हुआ? बिकॉज वो इनर स्ट्रेंथ, इनर बिलीफ इन माई सेल्फ। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स हमको इनर बिलीफ दी। बिल्कुल। इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई और आपने ये सोचा कि अब आप प्रोफेसर बनेंगे, तो एक किस्सा ये भी है कि आप दिल्ली आई थी प्रोफेसर बनने के लिए, और एक कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद आपने बच्चों को देखा और आप यहाँ से वापस चली गई कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, और उम्र शायद आपकी शायद 22 रही होगी। वो क्या किस्सा है? वो स्मॉल टाउन गर्ल मेंटालिटी थी। मैं छोटे शहर से आई थी। दिल्ली भाई राजधानी है, और मैं 21 साल में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 22वें साल में मुझे यहाँ पर वांट निकली थी, तो मैंने भी अप्लाई किया। मेरे फादर का बहुत एम्बिशन था कि तुमको अपने नाना के तरह आगे जाना चाहिए। मैं नाना वाज वाइस चांसलर इन 1950। ओके। तो मुझे भी बचपन से था कि मुझे एकेडमिक्स में रहना है। अच्छा, मैं वहाँ गई, मेरा इंटरव्यू, उन्होंने कहा मैडम कैन यू ज्वाइन? आई सेड अब कब चाहते हैं ज्वाइन करूँ? तो 10 दिन बाद फर्स्ट आ रही थी। बोले फर्स्ट से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए आपको आपके क्लास से इंट्रोड्यूस कर दें। अब वो BA3 अब BA3 का बच्चा तो खुद भी 20 साल का होता है जी। अब वहाँ 6-6 फीट लंबे लड़के, और इतना गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो घबरा गई। नो, आई सेड नो, आई कांट टीच एंड आई रैन अवे। माय फैमिली वाज वेरी एंग्री विद मी, बट मैं अभी भी कहती हूँ आई एम आल्सो डिपेंड कि उतना करेज मुझ में नहीं था। स्मॉल टाउन गर्ल थे, तो मेरे ख्याल से मैं घबरा गई। लेकिन फिर अगले साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जगह निकली थी, तो मैं और मेरे जो फर्स्ट लड़का आया, जो मैं आई, हम दोनों को एक साथ उसमें अपॉइंटमेंट मिला एडहॉक, फिर हम परमानेंट हो गए 76 में। पर ये होता है, देखिए कुछ भी कहिए, एक फियर साइकोसिस मन में कि हाउ विल आई डील विद देम, कैसे करेंगे विद द सेम एज। बिल्कुल। तो वो था। लेकिन अक्सर मैम आज की लड़कियां भी ये चीज़ें फेस करती हैं। आप पढ़ाई खत्म करने के बाद जब आपकी शहर में नौकरी लगती है, तो कभी कभी मन में ये रहता है कि ये हम कैसे कर पाएंगे, और फिर हम एक कंफर्ट जोन की तलाश करते हैं कि शायद अगर वहीं कुछ हो जाए तो ये हमारे लिए बेहतर है, और फिर हम स्टेप बैक करते हैं। और इसका एहसास हमें बहुत सालों बाद होता है, जैसे आप खुद भी कह रही हैं। बहरहाल 1 साल के बाद आप वापस आ गई, और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप 30 साल पढ़ा लिया वहाँ। 30 साल पढ़ाया। मैम एक बड़ा सवाल ये भी होता है, PhD आपने की, उसके बाद आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया। एक उस दौर की पढ़ाई थी और एक आज के दौर की पढ़ाई है, तब से लेकर अब तक 30 सालों में आपने कितना बदलाव देखा? देखिए 2-3 बदलाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। पहली बात तो ये देखा हमने उस समय की क्लासरूम्स में बच्चे बहुत अटेंटिव होते थे, और बच्चों को मालूम था कि जो क्लासरूम से हमको मिलेगा टीचर से, वो शायद अगर हम 10 लाइब्रेरी जाएंगे तब भी हमको नहीं मिल पाएगा। तो दे वर वेरी अटेंटिव इन द क्लासरूम्स। और क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट था नहीं, कुछ था नहीं, लेकिन अब तो जो ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, तो मुझे लगता है आज का लड़का इज मोर डिपेंड्स मोर ऑन his keys in the computer, और उनका बहुत वाइड रेंज ऑफ नॉलेज हो गया है। तब एक लाइब्रेरी में मेरे जैसे लोग एक लाइब्रेरी में 5-5 घंटे में बैठते थे। अब तो ये लाइब्रेरीज हैं, ये है, अपने हाथ पे सब कुछ है। तो एक तो मैं कह सकती हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल इज मच ईजियर नाउ। अब बहुत जल्दी आसानी से आपको चाहे आप शोध कर रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, आपको अपने सब्जेक्ट का मैटर मिल जाता है। दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि पहले अगर आपने अपने डिपार्टमेंट में टॉप कर दिया या सेकंड आ गए, तो जॉब आसानी से मिल जाती थी, इतना कंपटीशन नहीं था। अब तो अगर आप यूनिवर्सिटी भी टॉप कर दें तो कंपटीशन इज ह्यूज। इतना बड़ा कंपटीशन है कि एक कॉलेज के टीचर बनना भी आसान नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि एक कितने 300, 400, 500 अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का निकलता है, तो 20-20 लाख बच्चा बैठता है। टैलेंट की कमी नहीं, हमारे समय में टैलेंट था, पर टैलेंट वाज नॉट एज स्प्रेड आउट, इतना वाइड नहीं था अवेलेबिलिटी जितना आज है। तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है एजुकेशन में। बहुत लोग कम्पिटिटिव में जस्ट 0.00001 का भेद रह गया है। लेकिन अब एजुकेशन बहुत अच्छी से हो गई है, स्प्रेड कर गई है। लेकिन मैं सोचता क्लासरूम की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हुई है। बिल्कुल।
क्लासरूम की थोड़ी इम्पोर्टेंस कम हुई है, ये मुझे ऐसे लगता है। तो लेकिन फिर भी एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स तो होते हैं जो अपने प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट, आज भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं, जो मुझसे मेरा एक्सपीरियंस या मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो है जी। लेकिन एनवायरनमेंट बहुत बदला है, एनवायरनमेंट बहुत वाइब्रेंट हो गया है। पहले लड़के लड़कियां बहुत सेग्रीगेटेड रहती थी, हम लोग के ज़माने में गर्ल्स एंड बॉयज़ वुडंट मिक्स, हम लोग जैसे कोएड एजुकेशन, एक बेंच बॉयज का होता था, हाँ, गर्ल्स का कोएड, होता था। एक साइड में बॉयज़ एक साइड में गर्ल्स, और हम लोग भले ही कोएड थे, लेकिन जब अभी निकलते भी थे क्लासरूम से, देन बॉयज आर विद बॉयज एंड गर्ल्स आर विद गर्ल्स, बट नाउ दैट हैज ब्रोकन। अब ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स थे, एक्सचेंज आइडियाज, उसका अंतर भी आता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको एक तरह से बचपन से सोचने का एक तरीका होता है, बताया जाता है, बॉयज का नजरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इंटरेक्शन इज वेरी गुड। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, ये आपके मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, इनहिबिशंस नहीं है। और ये बात मुझे मेरी माँ ने भी समझाई थी जब मैं ग्रो कर रही थी, और जब मैं 19-20 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही कि देखो, जब भी किसी से बात करो आंख में आंख डाल के बात करना, आंख झुका के बात मत करना, और ना बाएं देखना ना दाएं। मैंने कहा क्यों? कहने किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि बिकॉज शी इज अ गर्ल सो शी इज अनश्योर अबाउट हरसेल्फ। यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट हरसेल्फ, और अगर तुम आंख में आंख डाल के बात करोगी तो आदमी जानेगा ये कॉन्फिडेंट है। उन्होंने आपको पूरा आत्मविश्वास से भरपूर रखा सदा, लबरेज करा। अच्छा मैम, ये जो पीछे की स्क्रीन हम इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग आयाम हैं, आपकी ज़िंदगी की एक जर्नी है, किताबें भी हैं और शिक्षिका भी है। तो एक अध्यापिका भी आप रही, महापौर भी रही, मंत्री भी रही, सांसद भी रही, बहुत से आयाम हैं ज़िंदगी के, एक लंबी जर्नी है। अगर आप इस पूरी जर्नी को देखती हैं तो सबसे बड़ा यू टर्न कौन सा मानती हैं, या टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँ, वो कौन सा रहा आपकी ज़िंदगी का जो आपको देखिए, टर्निंग पॉइंट तो तभी था जब 1995 में ये आपका ये क्या कहते हैं, विमेंस रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज आया, 73rd 74th अमेंडमेंट। मैंने कभी भी अपने लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं सोची थी, कभी नहीं, कभी भी मन में एक हमारे परिवार ने 34 चुनाव लड़े हैं, 34 इलेक्शंस, सब ने लड़े, भाइयों ने लड़े, माँ ने लड़े, पिताजी ने लड़े, पर मेरा कभी कोई इंटेंशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं था। अब जब 95 में इलेक्शन अनाउंस हुआ, जनरल इलेक्शन था फ्रॉम द पब्लिक, पहली बार, इनडायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन, और विमेन सीट हो गई प्रयागराज, तो सारे इलाहाबाद में मेरे स्टूडेंट्स, आई वाज अ गुड टीचर ऑल्सो, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सारे स्टूडेंट्स, मैडम आप लड़ो, सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस आए, जीता दीदी आप लड़िए, मेरे पिताजी के जो साथी लोग थे, दीदी आप लड़ो, तो पूरे शहर से आवाज उठने लगी, तो मैं बहुत डर गई। तो मैं आई वाज अ गुड हाउसवाइफ एंड अ टीचर। हस्बैंड मेरे फैक्ट्री जाते थे, सुबह 6 बजे उठना, उनके लिए खाना बना के टिफिन पैक करना, फिर बच्चे को उठाना, उसको स्कूल भेजना, फिर कुछ यूनिवर्सिटी जाना, लौट के आके फिर बच्चे को स्कूल से लाना, अ नॉर्मल लाइफ। और हफ्ते में जो 2-3 दिन विमेन एक्टिविज्म किया सो किया, इट वाज नॉट अ रेगुलर थिंग। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि भाई, मैं हस्बैंड ने भी कहा तुम लड़ो, मैंने कहा देखो भाई, मैं नहीं लड़ सकती, बिकॉज मेरी आदत ये है कि जो काम मैं करती हूँ होल हार्टेडली करती हूँ। मैंने अगर टीचिंग करी तो 45 मिनट के क्लास के लिए मैंने 100 पन्ने की नोट्स बनाई, कोई जर्नल नहीं छोड़ा, कोई किताब नहीं छोड़ी। मैंने कहा अगर हमें पॉलिटिक्स में घुसेड़ोगे और ये डायरेक्ट इलेक्शन है, तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू द हाउस। मैं घर को समय नहीं दे पाऊंगी। फिर आप मुझसे पूछोगे मेरे कुर्ते का बटन क्यों नहीं ठीक है, मेरी शर्ट क्यों नहीं आयरन है। आयरन मैं खुद ही करती थी। हम लोग काफी कम पैसे में जीते थे। मेरी तनख्वाह में यूनिवर्सिटी में थी 1300-1400 इन हैंड थी। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे पब्लिक सेक्टर में, उनको 2200 मिलता था। तो हम लोग बहुत पैसा बचाते भी थे। तो आयरनिंग वायरनिंग सब मैं तुम कहोगे मेरी शर्ट आयरन क्यों नहीं है, मेरे जूते में पॉलिश क्यों नहीं, तो आई टू मैनेज। बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम में पोटेंशियल है, तुम आगे बढ़ो। माय हस्बैंड स्टडीड अब्रॉड। Okay. He did his engineering from Moscow. अच्छा। In 60s. Okay. तो उन्होंने कहा हम कभी नहीं तुमसे कंप्लेन करेंगे। फिर मैंने अपने ससुराल वालों को इकट्ठा किया, मेरे जेठ जेठानी सास। मैंने कहा आपके भाई कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, आप लोगों की क्या राय है। सब ने कहा नहीं तुम लड़ो, तुम इतनी अच्छी टीचर हो, इतना अच्छा बोलती हो। मतलब अच्छी पत्नी के साथ साथ अच्छी बहू का फर्ज भी निभाया आपने। सबसे बात किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। बिकॉज तब तक मेरा लाइफ जो था ना, इट वाज
क्वाइट अ क्लोज्ड लाइफ ना, कि भाई कहीं बुला लिए गए, प्रोग्राम में चले गए, अपना विमेंस मूवमेंट में महीने में 3-4 एक्टिविज्म कर दिया, क्लास में रोज जाके अच्छे से पढ़ा दिया। लेकिन एक बार जनता के बीच से, और 40,000 वोट से जीत गई मैं। बिल्कुल, इट वाज अ ग्रेट, पूरा मतलब आई वाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यार। उगता सूरज मेरा सिंबल था। 17 दिन के अंदर लोगों ने मुझे जिता दिया। देन दैट माई कमिटमेंट टू द पीपल देन। तब आज भी आप प्रयागराज में पूछे लोगों ने, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मेयर्स वाज रीटा जोशी। मुझे ऑफर आया 2 ही साल के अंदर, हम पार्टी 2 मेजर पार्टी से, कि हम आपको राज्यसभा भेज देते हैं, आप आइए। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रयागराज ने 5 साल के लिए महापौर चुना है, मैं इनको धोखा नहीं दे सकती। क्या बात है। आई कुड हैव बिकम अ राज्यसभा मेंबर इन 1997. I refused. I said नहीं, not until I've completed 5 years. That was the turning point. अच्छा मैम, आपने महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद की, बहुत मुखर होकर आप बोलती थी। उसके बाद जब महिला आरक्षण का मुद्दा था तब भी आप बहुत मुखर होकर बोली। तो उस समय क्या चल रहा था मन में, वो क्या दौर था, कैसे वो 3 दिन बीते? मेरा जो आपने कहा विमेन के प्रति जो था, तो माँ का मेरा इंस्पिरेशन। एक इंसिडेंट हुआ मेरी शादी के बाद। मैं शादी करके कॉलोनी में गई, उसमें 4-4 फ्लैट्स की बिल्डिंग्स थी, 67 फ्लैट्स थे पूरे कॉलोनी में, अलकापुरी कॉलोनी थी। तो मुझे एक दिन पता चला कि मुझे मेरी माई, सबसे ज्यादा तो आपको बाई लोग बताती है ना, जो मैं दीदी उनके घर में बड़ा अन्याय हो रहा है। मैंने कहा कौन है, नाम बताया उन्होंने। बड़े लोग थे, दे वर बिजनेस पीपल, और अच्छे खासा उन लोगों का पेट्रोल पंप्स वगैरह थे। बोले उन्होंने अपनी बहू को ऊपर छज्जे में एक उसमें बंद करके रखा है। अच्छा। और उसको नीचे भी नहीं आने देते हैं, बहुत मार कटैया होती है, और शी इज इन अ वेरी बैड शेप। बहुत बुरा हाल है, मतलब जानवरों से भी बुरा हाल है। तो हमने कहा अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हमने अपने डिस्कस किया हमने अपने लोगों के साथ। फिर एक दिन हम उनके घर गए, 4-5 विमेन फ्रॉम द कॉलोनी ओनली। दिस आई डिडंट मेक अ पब्लिक इशू। कॉलोनी में 3-4 लोगों को पकड़ा। मैंने कहा चलिए हम लोग चल के बात करते हैं। हम लोग वहाँ गए, उनसे बात किया, आपसे क्या मतलब है? हमने कहा मुझे मतलब है, आप उनको बुलाइए, नहीं तो मैं FIR करेंगे आपके खिलाफ। फिर वो बुलाई गई। शी वॉज इन टैटर्स, बहुत बुरी हालत में थी, एकदम कमजोर, एकदम इमोशनल, उनका मतलब ब्रेकडाउन था। माय गॉड। फिर वी सपोर्टेड। अभी सर अगर आपने इनके साथ कुछ भी किया तो वी विल सेंड यू टू जेल। हम लोगों के इंटरवेंशन से देन शी स्टार्टेड गेटिंग अ डिसेंट लाइफ। तो इस तरह के एक नहीं, उसने मुझे टर्न किया कि यार ये पैसे वालों के घर में भी ये सब होता है। इनके पास किस चीज की कम, सिर्फ क्या था, शी वॉज नॉट गुड लुकिंग। Why did you marry if she was not good looking? My God. Why did you go on her looks? If you had to go for looks, you should have gone for looks anywhere else. Of course. Why did you marry her? आपने शादी करी, अब उसके बाद आप उनको जानवर की तरह ट्रीट करोगे। पर फिर उसके बाद विद इन 7-8 years पब्लिक आई में रहने की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह, एवरीथिंग बिकेम ऑल राइट। फिर अब वो शी इज़ वेरी हैप्पी, लेटर ऑन शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन इस तरह के इंटरवेंशंस काम करते हैं, काम कर जाते हैं। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं। उसने मुझे बहुत सेंसिटाइज किया था टुवर्ड्स वुमेन्स इश्यूज। मैम, आपको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेयर ऑफ साउथ एशिया का सम्मान मिला था। वो एक बहुत बड़ा सम्मान था, और एक भारतीय नारी होने पर उस समय आपको बहुत गर्व भी महसूस हुआ होगा कि आप कहीं ना कहीं भारत का नाम जो है वो रोशन कर रही थी। उस समय क्या चल रहा था मन में, कैसा वो पल था? यूनाइटेड नेशंस ने मुझको अप्रोच किया पहली बार जब मैं बनी, कि आप आ जाइए, हम थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको चाहते हैं। मैंने कहा मुझे क्यों चाहते हो? बोले देखिए, एक तो आप लेडी हैं, पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन आया है, दूसरा आप बहुत एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, तीसरा आप एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल फैमिली की लेडी हैं, और चौथा ये कि आप इंडिपेंडेंट जीती हैं। पूरे इंडिया में अकेले में थी जो स्वतंत्र जीती थी। इसके मतलब यू आर ए स्ट्रॉन्ग वुमन। तो हम आपको चाहते हैं। वहां ले गए, वहां से फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। सो दे मेड मी अ डार्लिंग ऑफ देयर सिस्टम, क्योंकि आई हैड वेरी, मतलब बोलते भी अच्छा थे, रिसर्च भी करते थे विमेन्स इश्यूज पे, लोकल गवर्नेंस पर। और फिर उसके बाद हम लोग के मेयर कांग्रेसेस हुआ करती थी, तो मेयर कांग्रेस के अंदर उन्होंने हमको प्रिजाइड करवाया।
फिर वहाँ पर ये तय हुआ कि अब हम लोगों को, दिस वाज इन 1997, कि हम लोगों के पास एक मेयर, एक लोकल अथॉरिटीज एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ने कहा, जहां हम लोकल अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो 13 मेंबर की एक बॉडी बनाई उन्होंने। तो 7 कॉन्टिनेंट से, लेकिन 5 मेजर कॉन्टिनेंट से उन्होंने एक एक लोगों को चुना, सिलेक्शन हुआ। एशिया से मुझे सिलेक्ट किया और पूरे 4 और हुए, बट आई वाज द ओनली वुमन ऑन द बोर्ड। क्या बात है। वी वर 8,000 मेयर्स एट दैट टाइम। क्या बात है। और बाकी 7 ऑफिशियल्स थे। तो ये हुआ। फिर उसका विमेंस मूवमेंट में मेरा एक्टिविटी को देखकर उन्होंने मुझे बीजिंग +10 की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया। 2005 में आई वाज इन नायरोबी फॉर 21 डेज, वी वर ड्राफ्टिंग। तो विमेन, देखो विमेन, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने विमेन मूवमेंट को 1975 से लेकर, जब मैंने यूनिवर्सिटी पास ही की थी, तब से लेकर 2025 तक मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, आई हैव सीन हाउ women have fought for themselves, बिल्कुल। and how the United Nations and governments have also come in. सरकारें भी आई हैं हमारे। आप पिछले अगर 10-11 साल में देखिए, चलिए वो तो जरूर था कि एक टर्निंग पॉइंट था वो, जो हम लोग को महिला आरक्षण स्थानीय निकाय में मिला। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जहाँ कानून बनता है, नारी शक्ति वंदन, जहाँ कानून बनता है, वहाँ हम लोग लड़ते रहे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन फिर मोदी जी ने उसको इंट्रोड्यूस कराया। और पार्लियामेंट का, जब न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, तो पहला बिल जो पास हुआ वो हमारा विमेन्स रिजर्वेशन। और आप उसमें वहां मौजूद थे। मैं थी। तो हम लोग के लिए बड़ा गर्व का मौका था। और इसके अलावा देखिए ना, हर फील्ड में महिलाओं को तो समझा जाता था कि होम साइंस करेंगी, टीचर बन जाएंगी। लेकिन आज अगर आप देखिए तो हर फील्ड में विमेन, चाहे इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, रिसर्च हो, आपका स्पेस हो, हर जगह विमेन आपको मिल रही हैं। और मैं ये बात कहूँगी कि पिछले 10 साल में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप खुद ही देखिए ना कि एनडीए में लड़कियों को एंट्रेंस मिलेगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा। 2023 में इस गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खोल दिया। निश्चित। नाउ विमेन आर एनडीए। अब आप, पहले आर्मी में विमेन का कोई जगह ही नहीं था। आज भी चलिए बहुत सारी विमेन है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों की लड़कियां जो हैं वो एयरफोर्स में हैं। ऑफ कोर्स एयरफोर्स में करीब 16% है, 9% के करीब नेवी में है, 6% के करीब, 4% करीब आर्मी में। हम हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हर हैं। फील्ड को खोला जा रहा है, हर फील्ड को। फाइटर प्लेन्स, बिल्कुल। अब आप देखिए ना, हमें अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उड़ाया कि नहीं उड़ाया हमारी पायलट ने। तो एक लड़कियों को कॉन्फिडेंस देना। बिल्कुल। अब फिर उसके बाद कितने सारे बैंक की सीईओज बन गई। टीचिंग में तो बात ही मत करो। आईएएस की बात करें तो आईएएस में पहले 4-5% होती थी। अभी 2025 का आंकड़ा है कि वी आर 23 to 25% इन आईएएस। और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा मालूम है क्या है? 2023 में जब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम हुआ तो 53% सीट्स वर टेकन बाय गर्ल्स। एब्सोल्युटली। तो अब मैं ये कह सकती हूँ टीचिंग में और हेल्थ सेक्टर में लड़कियों का डॉक्टर्स तो भले ही उतनी ना हो, 50% के करीब हो, 35% हो, लेकिन नर्सिंग में तो 98% वुमेन ही है। और तुम्हारा 100% है इन जो हमारी आशा बहुएं जो ग्राउंड पे काम करती हैं। बिल्कुल। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, साइंस में, रिसर्च में, हर जगह आज आपको लड़कियां मिलेंगी, इंजीनियरिंग में। सो वी हैव डन वेरी वेल। एब्सोल्युटली। मैम, राजनीतिक करियर की अगर मैं बात करूं, दो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स टच किए। आपके घर परिवार में राजनीतिक माहौल था, लेकिन कभी आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके माता पिता ने आके लॉन्च नहीं किया। आपके पिताजी के निधन के 5 वर्ष के बाद आपने राजनीति में पदार्पण किया, जबकि आपके पिता की खुद की पार्टी थी, फिर भी आपने उसे ज्वाइन नहीं किया। आप एक विचारधारा से जुड़ी और उसके कुछ सालों के बाद आपने उस विचारधारा को बदल लिया, आपने पार्टी बदली, आपने समाज सेवा की ओर रुख किया, हमेशा से समाज सेवा की और पार्टी बदली। ये ख्याल मन में क्यों आया कि आपको अब पार्टी बदलनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि लॉन्च करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि मेरे माता पिता ने भाई बहनों को किसी को भी पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि देखो वी आर मिडिल क्लास, पहले आप अपने प्रोफेशन में जमीन पे पैर डालो, आप अपने आमदनी का जरिया बनाओ, राजनीति को आमदनी का जरिया नहीं बना सकते। दिस वॉज इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और मैं आपके लिए छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा, आपको अपने आप खुद अर्न करना है। तो इसलिए हम क्या, मेरे दोनों भाइयों को भी उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं रखा, ठीक है।
अब आ जाइए, आपने जो दूसरी बात कही कि हमने पार्टी बदली। बिल्कुल। देखिए, हमारे जो घर का माहौल था वो यही था कि जनता की सर्विस ही सबसे बड़ा हमारा जन सेवा सर्वोपरि। सर्वोपरि है, वही हमारा इंटेंशन होना चाहिए। माता पिता ने भी यही किया, हमने भी। वो एक दौर ऐसा आया 2014 के बाद कि सारी जो मोदी जी की जब गवर्नमेंट बनी तो अगले 5 साल तक बड़े परिवर्तन हुए। बहुत सारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, हाशिए पे बैठे हुए लोगों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज खोले गए। फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो गई। और उसी वक्त आपने देखा कि हम लोगों का ये जो हेल्थ के उसमें हेल्थ को बेटर करने के लिए विमेन के जो क्या कहते मातृ वंदना योजना वगैरह, महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाना और उनको अलग अलग सारे एवेन्यूज में उनके लिए रास्ते खोलना, ये सारा कुछ शुरू हो गया था। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई थी। अब इधर हम कांग्रेस पार्टी में थे, सोनिया गांधी जी ने बैक स्टेज ले लिया और राहुल जी आगे आ गए। राहुल जी में ना तो परिपक्वता थी उस समय, ना ही वो उनका कोई विजन था विशेष। तो हमने उनके साथ बहुत काम हम लोगों ने किया, सीनियर्स ने। पर फिर हम सीनियर्स को लगा कि वो अपनी अलग ही टीम बना रहे हैं और जूनियर्स की, और उन लोगों को बिल्कुल ना तो एक्सपीरियंस है ना वो कुछ काम करने के काबिल हैं। तब ये सोचा गया कि या तो फिर हम पीछे पीछे खड़े रहें और या फिर हम ऐसे साथ चलें जहाँ हम कुछ क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। अब अगर आज महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जा रहा है, अगर आज लड़कियों को शिक्षा के लिए अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, अगर आज ये क्या कहते हैं आवास योजना चल रही है, शौचालय की योजना चल रही है, महिलाओं लड़कियों को जो है वो उनके रजिस्ट्रेशन अगर लैंड का हो तो उनको बेनिफिट्स देने का, तो इन सारे जो हैं योजनाएं इनको लोगों तक पहुंचाना है। और पहुंचाने के लिए आपको सिस्टम में होना है। विपक्ष विरोध कर रहा है सारी योजनाओं का, तो कोई तो होगा। तो इसलिए आई डिसाइडेड, मेरे फैमिली में हमारा डिस्कशन हुआ कि भाई देखो, अगर आपको एक क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन सोशल में सोसाइटी में करना है तो आपको फिर रहना चाहिए बीजेपी में, बिकॉज मोदी जी वो कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन आई जॉइन द पार्टी, अमित शाह जी ने मुझे ज्वाइन कराया था। मैंने अमित भाई से कहा था कि मैं आपके जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो डेवलपमेंटल जो आपका एजेंडा, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ एंड आई वांट टू ज्वाइन दिस रेस क्या है, ये मूवमेंट में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। कोई भी आता है शर्त रख के आता है कि मुझे ये कर दो वो कर दो, मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने इतना कहा था बस कि मैं राजनीति में सम्मान के लिए हूँ, मुझे सम्मान मिलेगा तो ठीक है, बिकॉज उसके बिना हमें कोई आपसे आमदनी तो करनी नहीं मुझे। तो दे वर वेरी गुड। हमको आज भी पार्टी में बहुत सम्मान मिलता है। बिल्कुल। भले ही मैं चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन कोई सम्मान में कमी नहीं है। मुझे भेजते हैं, वो मुझे यूटिलाइज करते हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे भेजते हैं, अलग अलग पॉलिसी को इलाबरेट करने के लिए लोगों के बीच में जाती हूँ, पार्टी के सभी कार्यक्रमों में रहती हूँ। कुल मिलाकर जो आप समाज सेवा के ध्येय से बढ़ी थी, आज भी आप उसी ध्येय पर मैं उतनी ही स्पीड से काम कर रही हूँ। मेरा कोई लक्ष्य ये नहीं था कि मैं एमएलए एमपी नहीं बनूंगी। तो मैं आजकल बहुत लोगों से कहती हूँ, आज मेरे वर्कर्स मुझसे कहते हैं आजकल, शुभचिंतक, अब आप तो चुनाव लड़ी नहीं, अब आप क्यों काम कर रही हैं और पहले से ज्यादा कर रही हैं। बेटा, मैं महीने में 13-14 दिन तो ट्रैवल करती हूँ। 13 to 14 days in a month I travel out of इलाहाबाद। और मैं जब प्रयागराज में भी रहती हूँ, मैं 14 घंटे काम करती हूँ। 9 से 10 घंटा तो मैं जनता के बीच में रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी परवरिश है कि आपको जनता के बीच में रहना है, पद हो ना हो। तो आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड दैट आई एम कंटिन्यूइंग। आज भी मेरे पास भीड़ लगती है, सबके काम करती हूँ, हर जगह दुख सुख में शामिल होती हूँ। जी मैम, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक बहुत ही पर्सनल सवाल, जो शायद बहुत लोग जानते भी हैं उस विषय में। एक माँ, एक बेटी के रूप में हमेशा आप अपने परिवार के साथ खड़ी रही। एक पत्नी के रूप में आपने अपने परिवार को बहुत बखूबी संभाला। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर आप हमेशा समाज के साथ खड़ी रही, महिलाओं की आवाज़ बनकर खड़ी रही। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में आता है, जो मोमेंट शायद हम कभी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि किसी के जीवन में ना आए। आप अपनी बहुत ही दिल के करीब अपनी पोती को आपने खोया।
उससे उबर पाना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि जीवन भर कोई उबर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद आपने खुद को कैसे संभाला? बहुत से लोग हैं डील करते हैं। देखिए, वो ऐसा घाव है कि कभी भरेगा नहीं, लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वी हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है। तो खुद को हमने इतना जनता के बीच में उलझा दिया है कि शी हैज मेड मी स्ट्रॉन्गर। दैट वाज अ इमोशनल, वेरी प्राइवेट इमोशनल लॉस, पर है। मैम, रीता बहुगुणा जोशी हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे लिए प्रेरणा के साथ साथ शक्ति का दूसरा नाम है। हमारे लिए एक जो इतना स्ट्रॉन्ग बड़ा घाव आवाज है। झेल लेना, वो जिंदगी में सब कुछ झेल लेगा, ये है बस। बिल्कुल मैम, एक महिला कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन मातृत्व का जो भाव है वो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि इस पूरे विश्व नहीं को बेटा, बनाने ये वाली इमोशन मेल फीमेल नहीं देखता, ये इमोशन रिलेशनशिप देखता है। और मैं ये समझती हूँ कि हर कठिन मोड़ आपको कुछ सिखा के जाता है, यही है बस, और कुछ नहीं। चलिए मैम, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट है ये हमारा। Yeah. हम कहते हैं एक रैपिड फायर राउंड हम खेलते हैं, जिसमें हम एक शब्द में आपसे जवाब की उम्मीद करेंगे। ओके। मैम, यूँ तो आपने 2 किताबें अपने पिताजी के लिए लिखी, लेकिन वो कौन सी किताब है जो आपके लिए सबसे प्रेरणादायक है? नहीं, मेरे फादर की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है, और मैं उसको बहुत ही, देखिए हिस्टोरिकली तो मैंने अपनी रिसर्च जो की वो अलग है, पर लाइफ से और अपने देश के लिए जो मैंने ये पिताजी का जो इतिहास लिखा है, उसको मोदी जी ने उसका विमोचन किया था मेरी किताब का, और उन्होंने खुद उसको समझा था कि एक नेता के जीवन में ये ज़रूरी नहीं कि वो किस पार्टी में और वही बात करेगा, वो एक ही समय पर देश के बारे में क्या क्या सोच सकता है, कर सकता है। कितने संघर्ष मेरे पिताजी ने किए, तो इट वॉज ए वेरी इंस्पायरिंग लाइफ। और मैं चाहती थी कि इस इंस्पिरेशन को मैं पेन करके इसको अमर कर दूं। जो भी पढ़ेगा, इट्स ए रैपिड रीडिंग, जो पढ़ेगा वो देखेगा कि कैसे एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, और वो एक कलोसस के तरह भारत की राजनीति में अपने आप को स्थापित करता है। और जब इस दुनिया से जाता है तो सिवाय राष्ट्र प्रेम के कुछ लेके नहीं जाता, कुछ दे के नहीं जाता। उस व्यक्ति ने अपने 22 साल मंत्री रहने पर भी 100 मीटर जमीन अपने परिवार के लिए नहीं इकट्ठी क्या करी। बात है। कोई धन नहीं, कोई बिजनेस नहीं, ही जस्ट गिव अस 2 चीजें दी उन्होंने हमको, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे संस्कार। तो मैं चाहती हूँ कि उसको लोग पढ़ें, बिकॉज आज की राजनीति थोड़ा विकृत हो रही है। बिल्कुल। हाँ मैम, एक बात जो आपने अपने पिताजी से सीखी और आज तक उसे निभा रही है? पिताजी का कहना था, भाई ईमानदारी से काम करो, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और अपने से बड़ा कोई मिले, आप चाहे कितने बड़े पद पर हों, पर अगर आपसे उम्र का बड़ा आदमी मिले पहला हाथ नमस्कार के लिए आपका उठना चाहिए। क्या बात है। विनम्रता। क्या बात है। 2 चीजें। मैम, राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? राजनीति में तो देखिए, मैं रोल मॉडल्स बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग विषय के, बोस भी हो सकते हैं, गांधी भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ का रोल मॉडल मेरी माँ है। क्या बात है। कमला बहुगुणा। क्या बात है। बिकॉज मेरी पर्सनालिटी और मेरा सोच चिंतन समाज के प्रति, इसके सब मेरी माँ का दिया हुआ है, और मेरे पिता की जो लाइफ हिस्ट्री है उससे मैंने लर्न किया है। बिल्कुल। तो फॉर मी माय मदर इज माय रोल मॉडल। मैम, शिक्षिका, समाज सेविका, लेखिका, सांसद, मंत्री, बहुत से रोल आपने निभाए हैं, आज भी निभा रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी कुक भी हूँ। कौन सा रोल आपके दिल के सबसे करीब है? मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया पढ़ाने में। लेट मी वेरी ट्रूथफुल टू यू, मैं आज भी मिस करती हूँ क्लासरूम को, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। मेरी एक आदत थी, मैं खूब पढ़ के जाती थी और स्टूडेंट्स को बताती थी मैं कल ये पढ़ाऊंगी, तो कभी मैं नोट्स लेके क्लास में नहीं गई। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड माय स्टूडेंट्स, तो वो मैं मिस करती हूँ सबसे ज्यादा। यहाँ पे एक किस्सा भी है कि एक बार आपके बताए हुए नोट्स जो आप अक्सर क्लास में सुनाया करती थी, वो किसी ने पेन डाउन किए और बाद में पता चला एवरी वर्ड हैड अ मीनिंग। जी। और ये किस्सा आपने एक बार पहले साझा भी किया है।
हाँ, मुझसे बहुत स्टूडेंट्स ने कहा बाद में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, तो कहते थे मैम जो आपने पढ़ा दिया और हमने लिख लिया उसी से हम IAS बन गए इन दैट सब्जेक्ट हिस्ट्री में। और मेरे पास आते थे, मेरी बुक्स ले जाते थे, मुझसे शेयर करते। मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, 3000 बुक्स आई हैव। बिल्कुल मैम। सो दे यूज्ड टू शेयर माय लाइब्रेरी आल्सो। आई वाज वेरी, एक अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा बहुत प्रमोट किया। आई मिस दैट अ लॉट। मैम, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ मेरा तब होता है जब मेरा पूरा परिवार साथ होता है, जो बचा है। तो अभी जैसे मैं विदेश गई थी, मेरा बेटा US में है, तो हम लोग चाहते खूब घूमे, खूब खाना, पहली बार मतलब आफ्टर अबाउट 10 years मैं किचन में घुसी और इतने तरह के व्यंजन बनाए हम लोगों ने, मेरी और मेरी बहू ने। तो आई एम वेरी हैप्पी इन माई फैमिली लाइफ ऑल्सो। आई एम ब्लेस्ड। मेरा परिवार भी मुझे उतना ही प्रिय और मुझे उतना ही प्यार करता है जितना मुझे मेरे जानने वाले करते हैं। तो आई हैव अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। मुझे इस जिंदगी से कोई गिला नहीं है। बिल्कुल मैम, नारी शक्ति के लिए आपने अपने जीवन की शुरुआत और जीवन को समर्पित कर दिया था, आज तक आप किए हुए हैं। नारी शक्ति का एक शब्द में सच्चा अर्थ आपके लिए क्या है? नारी में विश्वास और नारी का पोटेंशियल। महात्मा गांधी की एक बात बोलूंगी आपको जो मुझे इम्पैक्ट की और मैं उसको 40 साल से रटे हुए हूँ। उन्होंने कहा था कि महिला ऊर्जा का वो भंडार है कि अगर उसे खोल दिया जाए तो दुनिया को चकाचौंध कर देगा। क्या बात है। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। गांधी जी के इस एक लाइन ने मुझको वो विश्वास दिया और मैं चाहती हूँ सब महिलाएं ये समझ लें कि अगर आपने अपने पोटेंशियल को पा लिया या उसके आपने डिटर्मिनेशन ले लिया तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन ब्रेक द स्काई। जब देखो ना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। बिल्कुल। अभी आपने कल या परसों के अखबार में था कि उन्होंने कहा अगर कोई सबसे उपेक्षित वर्ग पूरी दुनिया में है तो महिलाएं हैं। और हिंदुस्तान में तो सबसे बैकवर्ड वुमेन है 48%। अब वो बैकवर्ड चाहे वो किसी बड़े पूंजीपति के घर की महिला हो या किसी गरीब किसान की हो, लेकिन महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मुझे लगता है हमारी जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में उस काम को कर रही है। बिल्कुल। और आज विमेन बहुत काफी सशक्त हो गई हैं। बचपन की एक आदत जो आज तक नहीं गई? लड़ने वाली कि कोई गलत काम करे तो मैं जरूर बोल देती हूँ। अब मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रही हूँ, कोई अपने बच्चे को डांट रहा है तो मुझसे क्या लेना लादना है। मैं बच्ची सी थी जब मेरी माँ कहती थी तुम तो झाड़ का काटा हो, हवा से लड़ती चलती हो। मैं साइकिल से स्कूल जाती थी और उन दिनों में आपको अर्ली 60s की बात बता रही हूँ। तो जो लोग, कचहरी थी तो जो लोग उतरते थे बस स्टॉप पे वो इक्का पे जाते थे। छोटा सा पोनी बेचारा, गधा कह लीजिए, हर छोटा सा खच्चर कह लीजिए, उसके ऊपर एक इक्का बंधा है, उस पर 10-10 लोग चढ़े हुए हैं। एक दिन हमने देखा वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, उसको विप किए जा रहा था वो। तो हमने अपनी साइकिल उसके आगे लगा दी और फिर मैं मुश्किल में क्लास 6 में थी, 7 में। फिर मैंने उससे कहा कि क्यों तुमने ऐसे किया, वो मर जाएगा, तुम्हारे कंधे पे चढ़ा दे सबको, चलाओगे तुम इन लोगों को, बांध दे तुम्हारे कंधे में बांध दे। आई वाज फाइटिंग विद हिम। सो आई थिंक आज तक मेरी आदत है, कोई गलत काम कहीं हो रहा हो ना, मान लीजिए सड़क पे कोई थूक रहा है तो मैं रोक के डांटूंगी। कोई कागज फेंक रहा है तो मैं रोक कर उसको हड़काऊंगी, उठवाऊंगी। गलत चीज आप बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होता, हमसे नहीं होता। मैम, एक सपना जो अभी भी अधूरा है? नहीं, सपने तो मैं देखती ही नहीं। मैं आपको पता है मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मैं आज के लिए जीती हूँ, वर्क फॉर टुडे। आज अपना काम ठीक से करो, कल अपने आप आएगा। हाँ, मैं एक किताब अब लिखना शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी जीवनी, जिसको मैं इंटरट्वाइन करूंगी विद द वुमेन्स मूवमेंट, कि मेरी दृष्टि से जब से मैंने होश संभाला 1960 समझ लो जी, तब से लेके आज तक 4 पीढ़ियों में कैसे महिलाओं का जीवन बदला है, कैसे महिला आंदोलन चला है, उनमें कौन कौन महिलाएं हैं जिन्होंने मुझको इम्पैक्ट किया है, वो कौन कौन सी जगह जहाँ मैंने असर डाला है। तो इट विल नॉट बी सिर्फ जीवनी नहीं होगी, वो जीवनी के साथ महिला सशक्तिकरण के आंदोलन का एक इतिहास भी होगा। क्या बात है मैम। अपना आसमां कार्यक्रम में आज आप संसद टीवी पर आई। बहुत सी महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही हैं, बहुत सी बच्चियां आपसे प्रेरित हुई होंगी। हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे खूबसूरत बनाने वाली महिलाएं ही होती हैं। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश हर उस व्यूअर के नाम जो इस वक्त आपको देख रहा है। देखिए, भारत विश्व के क्षितिज पर आज सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत की नारियां हमेशा से ही पूजनीय रही हैं, हमेशा से ही प्रतिभाशाली रही हैं
और 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, युवाओं की सदी है। महिलाओं को बहुत कर्मठता के साथ अब देश को दिमाग में रखते हुए समाज को संगठित करके उसको मजबूत करने के लिए अपनी योग्यतानुसार जो भी दायरा है उसमें काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप MP MLA बने, आप अपने छोटे से पड़ोस में भी अच्छा काम कर सकते हैं। हर महिला को समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्या बात है। कभी कभी ज़िंदगी हमें परखती है और कुछ लोग अपनी शांति, अपने कर्म और अपने साहस से जवाब देते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी, उन्होंने कर दिखाया कि शक्ति, संवेदना और समर्पण एक स्त्री के 3 रूप हैं। इनका जीवन राजनीति से आगे जाकर हर उस स्त्री के लिए एक सबक है जो अपने भीतर के आसमान को पहचानना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो अपने अनुभव हमसे साझा किए, अपने संघर्ष हमसे साझा किए और हमें ये बताया कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ होकर करना ज़रूरी नहीं है, बस हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए कि हम सच में करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपने अनुभवों को आगे बढ़ाइए, अपने अनुभवों से समाज में बदलाव लाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट हो, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। बदलाव आप खुद ही ला सकते हैं और ये तो आपका अपना आसमान है, बस आपको एक उड़ान भरनी है। और हमें गर्व है हर उस महिला पर जो अपने उड़ान के साथ हमें एक नई पहचान देती है। तो भरिए इस उन्मुक्त आसमान में अपनी उड़ान, रोका किसने है। और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।